जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। तो बच्चों, जैसा कि हमारा जो पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चल रहा है, उसकी हम 3 क्लासें अपलोड कर चुके हैं और जो आज जो चौथी क्लास है वो हम 3 क्लासों में उसके रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और इसको लिखना सीख गए थे। दूसरी क्लास में उसके कुछ प्रकार हो गए थे, कुछ प्रैक्टिकल हो गए थे। तो जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के मतलब की जो प्रकार हैं उन पर चल रहे थे। ठीक है, अब वहां पर 2 अभिक्रिया में पढ़ा चुका था, संयोजन और वियोजन। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, और वियोजन का मतलब टूटना। उन दोनों को हम पढ़ चुके हैं विद उदाहरण। अब आज जो है हमारा, ठीक है, इन्हीं अभिक्रिया को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 8 से 10 अभिक्रिया जिसमें हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2 से 3 टॉपिक और रहते हैं, वो अगली क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ से विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है सीधा सीधा दोस्तों किसी चीज को हटा देना, विस्थापित कर देना। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता चलता हूँ। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को, मतलब कि दूसरा तत्व जो होगा उसके विलयन से या यौगिक से हटा देता है, इसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। देखो साफ साफ मतलब कि ये जो परिभाषा अपनी जगह है और समझना अपनी जगह है। ठीक है, सीधा सीधा है कि अगर मान लो कोई तत्व है और इसमें क्या होता है, ठीक है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा कि हमेशा कोई भी जो पावरफुल व्यक्ति होगा वो किसी कमजोर व्यक्ति को हमेशा दबाने की कोशिश करते होगा। तो इसी अभिक्रिया में भी इसी प्रकार से कुछ देखने को मिलता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, हटा देता है। इसी कारण इस अभिक्रिया का नाम क्या दिया गया है दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब सीधा सीधा हटा देना, विस्थापित कर देना, ठीक है, दूर कर देना। ठीक है, तो इस अभिक्रिया परिभाषा वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन, ठीक है ना, या यौगिक से हटा देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर देगा? कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। अब आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों कि कौन सा अधिक क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है? ठीक है, इसके लिए हम 11th 12th के केमिस्ट्री में हम एक सक्रियता श्रेणी वाली सारणी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ लेके आ गया हूँ। ठीक है, ये हमारी सक्रियता श्रेणी की सारणी है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं ना, तो सक्रियता घटती जाती है। ये जो ऊपर के तत्व होंगे वो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, एसएन, टिन, पीबी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, सिल्वर और एयू सोना, औरम। ठीक है, तो ये जो क्या है हमारी ये सक्रियता श्रेणी की सारणी है। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। ठीक है, ये 11th 12th की केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ठीक है ना, मैं आपको लेके आ गया हूँ। आपको पता कैसे चले कौन सी अधिक क्रियाशील धातु है और कौन सी और कम क्रियाशील धातु है? तो इसके लिए आपको ये क्रम ऑर्डर याद होना चाहिए, जनरली याद हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये सबसे अधिक क्रियाशील होगी। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक है, फेरम है, एसएन है, टिन है, पीबी, लेड है, हाइड्रोजन। ये ठीक है, ये मध्यम वाला होता है। और सबसे कम कौन होता है? औरम, मतलब कि सोना। ठीक है, ये सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा पोटेशियम होगा, ये हाइड्रोजन सबसे मध्यम में आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे देखो मैं आपको उदाहरण के तौर पे इससे अभी इस सक्रियता श्रेणी का, ठीक है, इसकी हेल्प लेते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, देखो उदाहरण के तौर पे देखना, देखो फेरम की अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट से करा रहे हैं। ठीक है, अब आप इस श्रेणी में देखो, इसमें मतलब कि फेरम और कॉपर में से कौन ऊपर है और कौन नीचे है? ठीक है, देखो फेरम ये रहा और कॉपर कहां पर है? देखो दोस्तों इसमें कॉपर ये रहा, कॉपर नीचे, मतलब ये कम क्रियाशील है और ये अधिक क्रियाशील है। तो अब ये कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। कौन करेगा? एपी। और एपी कहां करके जुड़ जाएगा? इस सल्फेट के साथ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं वो मिल रहा है हमें। देखो फेरम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा? फेरस सल्फेट बना रहा, और इस कॉपर को बेचारे को क्या कर दिया? अलग कर दिया, विस्थापित कर दिया, थप्पड़ मार के भगा दिया। ठीक है ना, तो इसको समझने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा आपको। देखो दूसरी और एक और बताता हूं। ठीक है, जिंक की अभिक्रिया फेरस सल्फेट से करा रहे हैं हम। किससे? जिंक की अभिक्रिया फेरस सल्फेट से। देखो अब इसमें फिर से देखो आप, देखो जिंक कहां है? फेरम से ऊपर है। ठीक है, तो अब ये जिंक क्या कर देगा? इस फेरस सल्फेट को, ठीक है, क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। देखो जिंक की अभिक्रिया किससे कराई हमने? फेरस सल्फेट से। तो जिंक इससे आकर के जुड़ गया और फेरस मतलब फेरम ये लोहे को क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, पहले इसकी दादागिरी चल गई थी देखो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये इससे पावरफुल था इसलिए ये हो गया। लेकिन अब इसमें कौन हो गया? जिंक। ठीक है, जैसा कि आपको इस श्रेणी में दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये श्रेणी बताने वाला। ठीक है, इसको सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है,
ठीक है, ये मध्यम में आता है और ऑरम सबसे नीचे आता है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे सक्रियता का या क्रियाशीलता का क्रम घटता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप क्रियाशीलता का क्रम बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि विस्थापन अभिक्रिया के जो उदाहरण है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आया हूं, इस पर आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्यों बदल जाता है, देखो आंसर है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन मतलब विलयन, इसका कलर कैसे होता है, कॉपर सल्फेट का नीला। ठीक है, अभी क्रिया लोहे से मतलब फेरम की कील से कराई जाती है तो आयरन, ठीक है, आयरन किससे अभिक्रिया है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है ना, वो यही वाली अभिक्रिया हो रही है उसमें। ठीक है, मतलब कि देखो कौन कम क्रियाशील है कौन अधिक क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील हमेशा क्या हो जाएगा, अधिक क्रियाशील से विस्थापित हो जाएगा बेचारा। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, ज्यादा पावरफुल व्यक्ति अपने जो नीचे वाले व्यक्ति होता है उनको हमेशा दबा के रखता है, ऐसा जनरली देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी वही हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन। ठीक है, अब लोहा, इसमें देख लो आप और इसमें पता चल जाए, देखो फेरम ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब ये कॉपर सल्फेट नीचे आ रहा है तो बेचारे कॉपर को कौन विस्थापित कर देगा, ये लोहा। जैसा कि मैं आपको अभिक्रिया बताने वाला हूं। ठीक है, ये रहा, तो कॉपर को विस्थापित कर देता है जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता, मलिन हो जाता। मलिन का मतलब मटमैला हो जाता। ठीक है, ये लो, अब ये मैंने आपको यहाँ पर रिएक्शन भी लिख करके बता दी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, पहले मैंने आपको सिखाया था ना रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कैसे करते हैं, तो इसमें इसको आप चेक करो एक बार, ये संतुलित है या नहीं है। ठीक है, देख करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, ये आप बताओगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा आज के लिए। ठीक है, अब इसके बाद विस्थापन की बात कौन सी आती है, द्विविस्थापन। ठीक है, कौन सी आएगी, द्विविस्थापन। ठीक है, इसमें एक तत्व हो रहा था विस्थापित, इसमें दो हो जाएंगे। ठीक है, इतना सा अंतर है, इसमें कौन हो रहा है, एक तत्व, इसमें दो हो जाएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह या आयन आपस में आदान प्रदान होता है, तब ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मतलब दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह या आयन होंगे, आपस में क्या करेंगे, आदान प्रदान होगा उन दोनों के बीच में, तब ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखना दोस्तों, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, मैं इसके नाम लिख देता हूं आपको ताकि याद रहे, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम, सोडियम सल्फेट से। कैसे करा रहे हैं दोस्तों, सोडियम सल्फेट से। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, परमाणु या आयन के समूहों का क्या होगा, आदान प्रदान। ठीक है, तो अब ये बेरियम सल्फेट, ये जो बेरियम सल्फेट है, अलग पेन ले लेता हूं मैं, देखो इस बेरियम सल्फेट ये जो है किससे अभिक्रिया कर लेगा, इस सल्फेट से। बेरियम मतलब क्लोराइड था, जो बेरियम अकेला इससे क्रिया कर लेगा और क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और ये जो Na था, ठीक है, अब ये किससे क्रिया कर लेगा, इससे। ठीक है ना, देखो तो इसमें क्या बनेगा, NaCl। क्या ये अभिक्रिया भी संतुलित है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैं बता देता हूँ, देखिए बेरियम कितना, एक, इधर भी कितना, एक, सोडियम इधर कितना, दो, और इधर कितना, एक ही है, तो दो लगा दूं मैं। क्लोरीन इधर दो था तो इधर भी दो हो गया। ठीक है, सल्फेट सल्फेट आएगा तो ये अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है ना, ये मैंने दो लगा दी, क्या होगी, अभिक्रिया संतुलित होगी। तो आपको जहां भी कोई भी अभिक्रिया दिखी हुई मिल जाए ना, आपको तुरंत उसको उठाना है और हिट एंड ट्रायल विधि से क्या करना है, उसको संतुलित करना है। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है ऑटोमेटिक आप सीख जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, नहीं तो आप भी इसको ऐसे लिख करके देखते। ठीक है, अगला आता है हमारा अभिक्रिया प्रकार, वो कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया, 5वीं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, देखो अपचयन और उपचयन को आप एक साथ पढ़ना। ठीक है, दोनों एक साथ ही याद हो जाएंगे। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, हास्य मतलब हानि, और हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा, तो क्या लगेगी, अपचयन। और अगर मान लो इसी का जस्ट अपोजिट कर दूं, ठीक है, देखो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ऑटोमेटिक इसकी परिभाषा आ जाएगी। कैसे, देखो अपचयन में क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, हास्य, तो मैं उपचयन के लिए कहूंगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जोड़। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और हाइड्रोजन इसमें वृद्धि हो रही तो उसमें क्या हो जाएगी, हास्य हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, उदाहरण भी बताऊं मैं आपको, देखो अपचयन को मैं साथ में पढ़ता हूं आपके सामने। अपचयन क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन घट रही है और हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा, योग, ये क्या लगेगी, अपचयन। इसका जस्ट अपोजिट कर दूं मैं, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास, क्या क्या लगेगा, उपचयन। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो, मैं उदाहरण से समझाता हूं और क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, देखो उदाहरण देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या कुप्रस ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से। अब देखो अगर मान लो हमने क्या कहा था, ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। ठीक है, अब देखो इसमें हाइड्रोजन से जैसी अभिक्रिया कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का तो योग हो रहा है, लेकिन इस देखो कॉपरस जो ऑक्साइड था इससे क्या होगा, देखो ये अलग हो गया। ठीक है, तो क्या होगा,
ऑक्सीजन का क्या होगा, हासरुआ, मतलब कि कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया दोस्तों। फिर आता है उपचयन। उपचयन इसकी जस्ट अपोजिट है। कैसे, देखो मैं बताऊंगा आपको। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, योग, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन, कार्बन की अभिक्रिया किससे कराई हमने, ऑक्सीजन से, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, और देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, जोड़, ठीक है, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन चुकी है, ठीक है। तो उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन में जोड़, जस्ट इसका अपोजिट। आप इनका अंतर भी बता सकते हो मुझे, ठीक है। अगर मान लो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अपचयन और उपचयन में कोई 2 से 3 या 4 अंतर करके बताओ, तो आपको बताने होंगे, ठीक है। क्या करोगे आप अंतर के लिए, मैं आपको बता दूं, आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं आपको सिर्फ बोलूंगा अपचयन और उपचयन का अंतर आप करके बताओगे। अपचयन इधर लिखना और इधर लिखना उपचयन, ये अंतर आप करोगे, ठीक है। कैसे करना है देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये लो, ये सारणी बनाई हमने। सारणी में पहली बात तो आप इनकी परिभाषा लिख दोगे, ठीक है। इसमें तो अगर मान लो उपचयन लिख रहे हो आप, ठीक है, ये देखो अगर आप अपचयन लिख रहे हो तो ऑक्सीजन का क्या लिखोगे, हाथ से लिख दोगे, ठीक है। इधर अपोजिट में ऑक्सीजन का जोड़ लिख दोगे। इधर दूसरे नंबर पर देखो अंतर क्या करना होता, जितने जितने अंतर आप शॉर्ट एंड स्वीट करोगे उतना ही बेस्ट है। इधर क्या लिखोगे, अपचयन में देखो, अब इधर अपचयन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वृद्धि, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का ह्रास। तो यही होगी इसकी परिभाषा लिख दो, एक दो उदाहरण लिखो जिसमें ये अंतर क्लियर है हमारा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आए तो कमेंट करके या मुझसे ऑफलाइन जो हमारे बच्चे हैं वो पूछ सकते हैं, और जो ऑनलाइन और भी हमारे हमसे जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया की मैं सीधी सीधी परिभाषा बता दूं, जब अपचयन और उपचयन ये दोनों साथ में मिल जाएंगे तो उसी अभिक्रिया को क्या कह देंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। देखो देखता हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अपचयन में क्या हुआ था, ऑक्सीजन का ह्रास, इसमें क्या हुआ था, ऑक्सीजन का योग, ठीक है। ये आपको अंतर करते चलना, और जब ये दोनों एक साथ संपन्न होंगी तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। उदाहरण से देखो क्लियर समझ में आएगा। उदाहरण देखो आप, ये उदाहरण है, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से। अब देखो यहाँ कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन मतलब कि जल का H2O अलग हो गया। अब देखो जहां जहां आपने अगर मान लो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा मतलब अपचयन होगी, और जहां ऑक्सीजन का योग हो रहा होगा कौन होगी, उपचयन। देखो इधर देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। अब देखो जहां जहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो अभिक्रिया कौन सी होती है, उपचयन। तो एक मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, उपचयन। मैंने ऊपर भी लिख रहा है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन कौन आकर के जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, मतलब कि हाइड्रोजन मतलब कि सॉरी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, योग हो रहा है। योग का मतलब कि जुड़ना, तो हाइड्रोजन से कौन आकर के जुड़ा, ये वाला ऑक्सीजन, सॉरी ये ऑक्सीजन किससे आकर के जुड़ा है, हाइड्रोजन से, मतलब कि यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई, उपचयन। अब दूसरा देखते हैं हम, ये देखो हमने क्या कहा था, देखो ये रहा ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास का मतलब कि घटना या हानि होना। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है, इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। ये कॉपर अकेला रह गया, जब ऑक्सीजन इससे हट गया मतलब क्या हुआ, नुकसान हुआ, ह्रास हुआ। तो यह क्या हो रहा बच्चों, अपचयन हो रहा, ठीक है। अब दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न हो रही है। देखो ये सारी अभिक्रिया, ये पूरी की पूरी रिएक्शन ये है हमारी, ये रही ये, ठीक है। अब दोनों इस पूरी रिएक्शन में अपचयन भी देखने को मिल रहा है, उपचयन भी देखने को मिल रहा है, मतलब कि कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाना चाहूंगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, ये लो मैंने मिटा दिया इसको, ये इसका पहले वाला था, ये लो इसको मिटा देता हूं, ये लो। क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा ताकि आप अच्छे तरीके से नोट कर सको, ठीक है। ये लो, ये यहां पर था, मैंने इसको वापस से यूं ही बना दिया, ठीक है। ये तो हमारा पहला एग्जांपल था। अब ये रहा हमारा दूसरा एग्जांपल, ठीक है बच्चों। देखो दूसरे में देखो आप, मैंने इसमें दोनों में क्या करके बताया आपको, ऑक्सीजन का योग और हानि बताई थी, लेकिन मैं दूसरे उदाहरण में आपको एक और नई चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कर रहा है, HCl से, तो हमें क्या बन रहा MeMnCl2, ठीक है। मैग्नीज क्लोराइड और जल और क्लोरीन गैस निकल रही। अब देखो ना इधर ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है अलग हो रहा है, ठीक है। देखो हमने क्या, जहां भी ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा, वहां कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। देखो ये रहा, तो ऑक्सीजन ये रहा, और ऑक्सीजन क्या होगा, MnCl2, मतलब इस मैग्नीज से ऑक्सीजन हट गया मतलब ह्रास हो गया, तो क्या बन गया, ये बना MnCl2, मतलब मैग्नीज क्लोराइड, मतलब ऑक्सीजन क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो क्या होगा, अपचयन हुआ, ठीक है। जैसा कि हमने इधर देखना, हाइड्रोजन का जहां योग होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास होगा या हाइड्रोजन का, देखो इधर लिखा हमने हाइड्रोजन की वृद्धि, वहां कौन होगा, अपचयन, और हाइड्रोजन का जहां ह्रास होगा वहां कौन होगा, उपचयन। अब इधर देखो यहाँ पर, अब HCl जो था, अब HCl में जो H है, ये रहा H हमारा,
ये H का क्या हो गया, हासिल हो गया, ठीक है, हट गया, ठीक है। देखो HCl हट करके क्या बन गया, ओनली फॉर यहाँ पर इस H का यहाँ पर योग हो गया, और यहाँ पर देखो क्या बन गया, क्लोरीन अकेला करके, मतलब यहाँ से HCl का क्या होगा, मतलब H अकेले का क्या होगा, हटना या देखो हासिल होगा। हमने यहाँ साफ साफ लिखा हाइड्रोजन का क्या होगा, हासिल होगा, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी, जैसा कि आपने यहाँ। अब देखो पूरी अभिक्रिया में हमने 2 स्टेप में देखा इसको, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl अभिक्रिया कराई, तो ये हमें प्राप्त हुआ। तो अब इसमें तो ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, हास हो रहा है, तो यहाँ मतलब कि अपचयन, ऑक्सीजन का हास मतलब कि अपचयन, ठीक है, और हाइड्रोजन का हास मतलब कि उपचयन, साफ साफ दिखाई दे रहा। इसमें मैंने देखो ऑक्सीजन को जोड़ा भी था, हटाया भी था, इसलिए मैं ये वाला उदाहरण आपको अलग से लेके आया, ठीक है बच्चों। शायद आज की क्लास इतनी ही हो पाएगी, अगर मान लो एक और स्लाइड मैं शूट कर पाऊंगा तो मैं इसमें जोड़ दूंगा, और नहीं कर पाऊंगा तो अगली क्लास में लेके जाऊंगा। लगभग अब जो हमारा जो चैप्टर बचा हुआ, लगभग 2 क्लास हाईएस्ट बता देता हूँ, जो जिसमें हमारा समाप्त हो जाएगा। अगर मान लो ये क्लास हमारी आज के लिए इतनी हो पाएगी शायद, तो क्षमा चाहूंगा, आगे अगर मान लो जो भी क्लास आएगी मैं आपको उसमें कंटिन्यू कर दूंगा, या फिर एक और स्लाइड बना पाता हूँ ना तो उसमें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, अगर मान लो मेहनत पसंद आए तो जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि बच्चों हम इससे पहले तक 7 नंबर तक रेडॉक्स अभिक्रिया तक हम देख चुके थे। अब इस चैप्टर से संबंधित सिर्फ 2 ही अभिक्रियाएं और बचती हैं हमारी, वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इनको भी हम आज ही इसी स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है ना, मतलब अगली स्लाइड मैंने ले ली है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा देखो मैं बता देता हूँ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शोषी का तात्पर्य क्या होता है, अवशोषण करना, शोषण करना, ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। शोषी का मतलब क्या, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, तो वो क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो परिभाषाएं जो है ना बिल्कुल सिंपल है, अगर मान लो आप नाम से क्लियर, संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना, विस्थापन का मतलब विस्थापित होना, द्विविस्थापन डबल हो जाएगा विस्थापन, ठीक है ना। इसके अलावा फिर अपचयन उपचयन को देखा, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हास होना, वो देखा था, रेडॉक्स देखा था। उसी के क्रम में हम कौन सी आती है, ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी में देखो नाम से स्वर ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और आपको क्या याद रखना होता है, एक एक हर जो भी अभिक्रिया है उसका हमें एक एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखना होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, किसका उदाहरण, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण, जैसा कि ये हमने अभिक्रिया में भी दर्शाया, ठीक है। ये किसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसकी अभिक्रिया कराई तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस हमें प्राप्त हो गई। किसका उदाहरण दोस्तों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना, ये उदाहरण जो है ना इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगली है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका जस्ट अपोजिट, इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा था, अवशोषण, और इसमें क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या बनता है, ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है, मुक्त होती है या बनती है, उत्सर्जन होता है। तो क्या क्या कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी वो दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण, और इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। इसका उदाहरण देख लो, ये लो, ये रहा इसका उदाहरण, बहुत सारे 3-4 उदाहरण लेके आए इसके। कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और साथ में क्या हो रही है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा मतलब कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसके अलावा देखो ये जो एयर समीकरण आपने देखी होगी, कहाँ देखी है बताना मुझे कमेंट करके जरूर, ठीक है। मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है, कहाँ देखी है, हिंट दे देता हूं, ठीक है। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। हिंट दे दिया मैंने आपको किसका है, ठीक है, किसकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखो तो क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज प्लस 6O2 से क्या कर रहा है, ये अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है 6CO2 6H2O, और क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है ना। ये कमेंट करके जरूर बताना ये कौन सी अभिक्रिया लिखी हुई है मैंने, किसकी है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो और उदाहरण है मैंने, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट खाद है, ये ना खाद, तो जो खाद होती है ना कंपोस्ट खाद, वेरी इंपोर्टेंट खाद होती है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है ना। जितनी भी हम आज उर्वरक यूरिया का यूज कर रहे हैं, अगर मान लो इनका यूज करते तो आज इतनी बीमारियां हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो कंपोस्ट खाद का बनाना भी क्या है, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, ठीक है। फिर प्राकृतिक गैस का दहन, ये भी किसका उदाहरण है, हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। ये रहा CH4 मेथेन
2O2, CO2 और 2H2O, ठीक है ना। ये मैंने सब देखो जितनी भी अभिक्रिया है ना मैंने इनको संतुलित करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 2 का नहीं होगा, यहाँ पर ये 2 का नहीं होगा, अगर मालूम नहीं है तो आप इसको संतुलित कर सकते हो, आप इसको संतुलित भी करके देखना, ठीक है। नहीं आए तो फिर मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इसी के साथ देखो मैं आज जो लास्ट हमारी स्लाइड थी उसमें कौन सी 2 अभिक्रियाएं और बच रही, तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट करा ही देता हूँ। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, ये दोनों क्लियर हो गई हैं, दोनों एक दूसरे के लगभग अपोजिट होती है, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा, ऊष्मा का अवशोषण मतलब ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। उदाहरण ये कि याद रखना हमें, ठीक है। दूसरा ऊष्माक्षेपी, तो इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का क्या होगा, देखो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, मुक्त होगी, इसको क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपी। ये 3 से 4 उदाहरण, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ठीक है। साग सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट खाद का बनना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण, तो कौन सी हो जाएगी बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ये अभिक्रिया तो ये वाली है ना, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछी गई है, ठीक है। तो इसी के साथ मतलब क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बच्चों, जितनी भी हमारी जो क्लासें आ रही है, ठीक है ना, अब मैं इनको क्या करूंगा, इनके जो हैंडराइटिंग नोट्स है इन सबको मतलब कि अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे। उस टेलीग्राम चैनल पर हम क्या करेंगे, इन पूरे हैंडराइटिंग नोट्स है जो मैंने बनवाए हैं बच्चों से, ठीक है ना, उनके विद पीडीएफ, मतलब जैसे अभी ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा, ठीक है, इसकी एक क्लास और आनी बाकी जिसमें ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। तो इसकी पूरी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर क्या कर देंगे, वहां डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का जो मतलब कि लिंक है ना, मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करके क्या करोगे आप, मतलब कि आपको ये जो पीडीएफ है पूरी की पूरे चैप्टर वाइज की, ठीक है, वहां पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपको मतलब नोट्स बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। आप यहाँ से भी बना सकते हो या फिर वहां से डायरेक्टली उनको निकलवा लो, या फिर डायरेक्टली वहां से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।